ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया की एक खास पेशकश डॉक्टर कॉन्क्लेव। इसके जरिए हम आपके जहन से ना सिर्फ डर को निकाल रहे हैं जो इस वक्त पैनिक क्रिएट हो रहा है, बल्कि उस डर को पैदा भी कर रहे हैं जो जरूरी है ताकि आप सावधानी बरतें। और इसलिए हम लगातार डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, बेहद खास और एक्सपर्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप तक हर जानकारी पहुंच सके। इस वक्त हमारे साथ एसएमएस के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी जी जुड़ चुके हैं। सुधीर भंडारी जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, राजस्थान की जनता को राजस्थान के डॉक्टर्स पर ना सिर्फ गर्व महसूस होता है बल्कि पूरा भरोसा है, क्योंकि बीते एक साल में वो और ज्यादा मजबूत हुआ है सर। लेकिन स्थिति इस बार थोड़ी सी गड़बड़ाती दिखाई दे रही है। कोरोना केसेस अनकंट्रोल दिखाई दे रही हैं। ऐसे में सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा कि सर इसको वापस कंट्रोल किया जा सके, क्या इसके लिए वीकेंड कर्फ्यू काफी है या आपको लगता है लॉकडाउन लगना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं पब्लिक एट लार्ज और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोविड पेंडेमिक के हम अंतिम पड़ाव में थे। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था कि अब कोविड पेंडेमिक वेव ख़त्म हो गई है, बट सडनली सेकेंड वेव शुरू होने के कारण हम लोगों की चिंता बढ़ गई है। तो आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली कोविड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं, बट हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन की एक सिल्वर लाइनिंग भी होती है। मैं पब्लिक एट लार्ज को बताना चाहूँगा कि आप कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए और कुछ अगर आप सावधानियां बरतेंगे तो हम इस प्रॉब्लम और क्राइसिस को टाइड ओवर कर पाएंगे। अगर मैं कोविड-19 की जर्नी से शुरुआत करूं, आपको बताऊंगा जब मार्च 2020 में एसएमएस में सबसे पहले कोविड पेशेंट्स आए थे इटली से। एसएमएस मेडिकल कॉलेज वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड जिन्होंने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एंटीवायरल ड्रग लोपिनाविर और रिटोनाविर का कॉम्बिनेशन यूज़ किया था, जिससे इटालियन पेशेंट्स ठीक हो गए। और हमारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो एक्सपेरिमेंट था इंटरनेशनली यूनाइटेड नेशंस द्वारा सराहा गया और हम लोगों ने उस समय एक ब्रिज क्रिएट करने की कोशिश किया फ्रॉम पॉइंट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट टिल द स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल। उसके बाद दिन पर दिन कोविड पेशेंट्स की स्थिति बढ़ती चली गई और उसको मीट आउट करने के लिए हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। आज एसएमएस के अंडर में हमारे पास 1700 बेडेड सुविधा है, 1200 बेडेड फ्लैगशिप आरयूएचएस हॉस्पिटल जयपुरिया और ईएसआई भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि जो हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं वो वर्ल्ड क्लास है। चाहे हमारा फर्स्ट यूजेस ऑफ एंटी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज टोसिलुजिमैब हो जो हमने यूज़ किया, वीवर अग्रणीय प्लाज्मा थेरेपी में थे। हमने जो पेशेंट का वर्कअप शुरू किया, सीटी स्कैन्स और पल्मोनरी एंजियोग्राफी और मैनेजमेंट ऑफ साइटोकाइन स्टॉर्म हमारा अग्रणीय था। जब ये कोविड वेव शुरू हुई थी तो मृत्यु दर 4 से 5% थी। अब हमारी मृत्यु दर इस सेकेंड वेव के आने के पहले 0.4 तक रह गई है। तो ये तो हमारी प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की थी। अब अगर हम बात करें अभी के क्राइसिस की, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में विजेंद्र जी थोड़ा डिफरेंस है। फर्स्ट वेव प्रोग्रेसिव वेव थी जो कि धीरे धीरे पेशेंट्स को बढ़ा रही थी, बट सेकेंड वेव है ये अनएक्सपेक्टेडली बहुत एग्रेसिव वेव है। ये सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से इस तरह डिफरेंट है कि इसमें हर एज ग्रुप के लोग अफेक्ट हो रहे हैं। यंगर एज ग्रुप के 20 से 40 साल तक के लोग अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चे भी अफेक्ट हो रहे हैं। जिन यंग लोगों में कोमॉर्बिड कंडीशंस थी है जैसे डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, वो भी अफेक्ट हो रहे हैं और शॉर्ट टाइम के अंदर निमोनिया बहुत बढ़ रहा है। इसके कारण कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी अराइज हो रहे हैं और डेफिनेटली जब नंबर बढ़ता है तो कॉम्प्लिकेशंस और डेथ रेट्स भी थोड़ी बढ़ जाती है। बट इसके मैनेज करने के मैं आपको तरीका बताना चाहूँगा कि ये हमारा जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है वो इतना फुल प्रूफ है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना फुल प्रूफ है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि विद अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, अनलिमिटेड सपोर्ट ऑफ एवरीवन इन द गवर्नमेंट, हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है। आज हमारे पास एक सिंगल फ्लैगशिप हॉस्पिटल 1200 बेडेड कैपेसिटी का है, 300 बेडेड वर्ल्ड क्लास आईसीयू है। ऑल पेशेंट्स
have the facility for oxygen therapy and जो latest medicines है including रेमडेसिविर एंड टॉसिलुजिमेब हमारी यहाँ अति मात्रा में उपलब्ध है। मैं थोड़ी देर बाद अगर आप कहेंगे तो मैं जो रेमडेसिविर के बारे में लोगों की चिंता वो क्लैरिफाई करना चाहूँगा एक बार सेकेंड वेव के बारे में बात करके। जी ठीक है सर, तो सवाल मेरा यही है आपसे, अप्रैल के महीने को देखते हैं सर सिर्फ, क्योंकि डर पैनिक सब अप्रैल के महीने में आया। 1 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच में जिस तरीके से ग्राफ इंक्रीज हुआ है उसने डरा दिया है। इसके पीछे आपको क्या लग रहा है, कुछ लापरवाही रह गई या फिर इस बार का जो वेरिएंट है वो एक आदमी 10 या 15 को इफेक्ट कर रहा है और इसलिए चेन तोड़ना मुश्किल हो गया? देखिए, 2 एस्पेक्ट है इतनी अधिक केसेस बढ़ने का। एक तो केसेस 2 कारण से बढ़ते हैं जब पब्लिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि एक जो पेशेंट होता है अगर उसने अपना ऑल द एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो नहीं किया तो एक पॉजिटिव पेशेंट 120 नॉर्मल पेशेंट्स को अफेक्ट कर सकता है। ये एक आवश्यक है। और जब कोविड इन्फेक्शन बहुत अधिक फैलता है तो उसमें म्यूटेशन होने की चांसेस रहते हैं। जी। भारत के अंदर डबल म्यूटेंट जीन पाया गया है। उसका करैक्टर ये है कि ये 70 गुना अधिक फैलता है और ये काफ़ी गंभीर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकता है। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि जब पहले कोविड वेव कम हो गई थी तो लोगों का कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग में थोड़ी ढिलाई हो गई। अभी एक बेस्ट अमेरिकन जर्नल में भी आ गया है कि इस सर्ज ऑफ सेकेंड वेव के अंदर हमारा स्ट्रेन रिस्पॉन्सिबल कम है बट कि लोगों की सोशल शिथिलता ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो कारण यह है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्पेशली मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। जी। दूसरा, जो एलिजिबल लोग हैं जिनके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, फुल फेथ और कन्विक्शन के साथ वो लोग अपना वैक्सीनेशन करवाएं, बिकॉज वैक्सीनेशन के द्वारा आपको क्रिटिकल डिजीज से गारंटी मिलती है, आपको डेथ से गारंटी मिलती है, आप कभी डेंजरसली इल नहीं होंगे। बट वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन हो सकता है। अभी मैं आपको बताऊं, बहुत लोग जिन्होंने सेकेंड डोज वैक्सीनेशन भी लगा लिया है वो कोविड पॉजिटिव टेस्ट के साथ हमारे पास आ रहे हैं, बट वो सभी एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड सिम्प्टोमेटिक है। तो लोग जो इसके भ्रांतियां हैं वैक्सीनेशन की कि वैक्सीनेशन से ब्लड क्लॉट होता है, हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, एलर्जी होता है, मैं सोचता हूं आप सभी से निवेदन है कि वैक्सीनेशन से कोई किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपको डेथ, वेंटिलेटर और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है। अतः हर एलिजिबल व्यक्ति आगे आके वैक्सीनेशन करवाएं ताकि बड़ी पॉपुलेशन इस कोविड के एंडेमिक और पेंडेमिक, जो कि अब पेंडेमिक एंडेमिक होने वाला, उससे बच सकते हैं। दूसरा ये है कि वैक्सीनेशन के बावजूद साइकोलॉजिकली कई लोग रिलैक्स हो जाते हैं, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते हैं। मैं उनको बताना चाहूँगा कि आपको मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग अभी कुछ महीनों और सालों तक रखना है जब तक ये इन्फेक्शन सोसाइटी में है। बिकॉज आपने देखा होगा जो 80% पेशेंट होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जी। 15 से 16% पेशेंट माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होते हैं और 2 से 4 क्रिटिकल होते हैं। तो जो 80% पेशेंट होते हैं उनमें चूंकि लक्षण विजिबल नहीं होते तो अगर उन्होंने केयरलेसनेस की तो वो सैकड़ों लोगों को इफेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका एक सिंपल आपको उदाहरण दूंगा। साउथ कोरिया के अंदर जब पहली बार कोविड पाया गया तो सिंपल एक वहाँ पे चर्च में एक पादरी को कोविड इन्फेक्शन हुआ था। अननोइंगली, एक्सीडेंटली, वो उनको पता नहीं लगा, उनको कोई लक्षण नहीं थे और अकेले उन्होंने अपना सरमन या जो अपना सबको जो व्याख्यान देते थे उससे करीब 30,000 लोगों को इन्फेक्ट किया। जी। मैं अगर आपको जर्मनी का एग्जांपल दूं, जर्मनी में जब फर्स्ट वेव आई थी पिछले साल मार्च और अप्रैल में, तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, डॉक्टर्स में इतनी प्रिपेयर्डनेस नहीं थी, मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी। उसके बावजूद भी करीब 10,000 डेथ्स जर्मनी में पिछले फर्स्ट वेव के मार्च और अप्रैल मई में हुई थी। जी। जब इस साल जनवरी और फरवरी में सेकेंड वेव जर्मनी में आई थी, उनके पास ज़्यादा संसाधन थे, ज़्यादा हॉस्पिटल्स थे, डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस और तजुर्बा ज़्यादा था। ये सब ज़्यादा होने के बावजूद भी पिछली वेव से जर्मनी में डबल डेथ 20,000 डेथ हुई है। इसका तात्पर्य क्या था कि इस वेव के समय जर्मनी ने इकोनॉमिक लॉसेस को मीट आउट करने के लिए सारे सोशल रिस्ट्रिक्शंस खोल दिए। लोगों ने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और प्रोटोकॉल फॉलो करना बंद कर दिया। तो आप देखिए
कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टर्स सिर्फ डिजीज को फाइट कर सकते हैं, बट बढ़ते हुए नंबर को तो सोसाइटी के लेवल पे आपको और हमको मिलके कम करना है। हॉस्पिटल्स, ऑक्सीजन पॉइंट, वेंटिलेटर्स, बाईपैप, ये होने वाले पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं, बट जो नंबर बढ़ रहा है उसको तो आप और हमको मिलके ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से कम करना पड़ेगा। सर बिल्कुल, ये तो सामूहिक एक जंग है जिसको सबको मिलकर लड़ना है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये अभी तक कहा जा रहा था कि ये ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एयर ट्रांसमिशन के थ्रू फैल रहा है और इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हो गई। क्या ये सही बात है सर? अब बिल्कुल सही बात है। मेडिकल फील्ड में जो हमारा बाइबल कहलाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जर्नल्स होते हैं, वो एक लैंसेट नामक जर्नल होता है और एक न्यू इंग्लैंड जर्नल होता है। परसों ही लैंसेट जर्नल में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है कि ऐसे आपने भी देखे होंगे सैकड़ों लोग हैं जो घरों से बाहर नहीं निकले, जो महीनों से किसी से मिले नहीं हैं, जिसके घरों में किसी की एंट्री नहीं हुई है, वो भी संक्रमित हो गए हैं। तो इस आर्टिकल के अनुसार अब ये कंफर्म हो गया है कि ये एक एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया है। ये सिर्फ पर्सनल कांटेक्ट या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं रह गया है, ये इन्फेक्शन हवा में आ गया है। इसके कई लॉजिक उन्होंने दिए हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक ये है कि कई क्वारंटाइन सेंटर्स में उन्होंने देखा कि एक पॉजिटिव पेशेंट दूसरे पॉजिटिव पेशेंट से सैकड़ों मीटर दूर है, कभी मिला तक नहीं, उसको भी इन्फेक्शन हो गया है। उन्होंने एनिमल्स में देखा कि एक पिंजरे में एक एनिमल बंद है, उससे कई मीटर दूर दूसरे पिंजरे में एनिमल बंद है, एक दूसरे से उनमें भी कोविड इन्फेक्शन हो गया है। इसमें पाया गया है कि जो एसी और फिल्टर्स है या जहाँ पे क्लोज कॉन्ग्रीगेशन या मीटिंग्स होती है, उन रूम्स के एसी और फिल्टर में कोविड का वायरस पाया गया है। तो अगर मान लीजिए ये सही है कि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, तो इसके अंदर हमारी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में स्पेशली मास्क की इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है जी। इसका तात्पर्य है कि हम मास्क पहनने में, स्पेशली जहाँ पे ज़्यादा लोग हो, जहाँ हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, मॉल्स में जा रहे हैं, कोई बाहर से हमसे मिलने आ रहा है, तो मास्क को हम खोल ही नहीं सकते। तो इसका पब्लिक इंटरप्रिटेशन ये होना चाहिए कि चूंकि ये एयरबॉर्न डिजीज के रूप में सस्पेक्ट की जा रही है, तो मास्क की महत्ता पहले से कई गुना बढ़ गई है। और सर इसका मतलब ये भी समझे कि घर के अंदर भी जितना हो सके मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज किया जाए घरों को भी अलग अलग तरीके से। ये इंपॉर्टेंट ये है, या घर को तो सैनिटाइज करें ही, लेकिन अगर बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो आप जरूर अपना मास्क यूज करें, बिकॉज हमें पता नहीं कि बाहर से आने वाला कोई इन्फेक्शन आपको तो नहीं दे जा रहा है। अगर घर के अंदर आप उसी फैमिली के लोग हैं, बाहर से कोई नहीं आया है और आप एसी यूज कर रहे हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। बट अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आप आया है और उसमें एसी यूज हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है, बिकॉज कॉमन घरों में जो एसीज होते हैं उसमें हेपा फिल्टर नामक पार्ट नहीं होता है। हेपा फिल्टर एक ऐसा होता है जो हॉस्पिटल्स और थिएटर्स में पाया जाता है, जो वायरस को किल करता है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हमारा मास्किंग इंपॉर्टेंट हो गया अगर किसी भी आप आउटसाइडर के कांटेक्ट में आए गए हैं। सर चेन को तोड़ने के लिए क्या किया जाए? वीकेंड कर्फ्यू में राजस्थान इस वक्त चल रहा है, मुख्यमंत्री से डॉक्टर्स की बातचीत हुई है, मंत्रिमंडल की बातचीत अभी चल रही है, तो आपको लग रहा है कि एक लॉकडाउन लगे उससे एयरबोर्न जो ये डिजीज है उसको ज्यादा से ज्यादा खत्म किया जा सके? क्या आप इसके पक्ष में हैं? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जितना ये वायरस कम फैलेगा उतना इसका म्यूटेशन कम होगा। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि 80% पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हैं, उनमें माइल्ड सिम्टम होते हैं, और ये एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड पेशेंट ही कभी कभी थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं। अतः लॉकडाउन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लॉकडाउन के कारण इंटरपर्सनल कांटेक्ट कम हो जाता है, पब्लिक का मूवमेंट कम हो जाता है, और हमारे जो लेबर्स हैं उनका मूवमेंट कम हो जाता है। तो लॉकडाउन डेफिनेटली इंटरपर्सनल कांटेक्ट कम होगा, तो उसके कारण हमारे ये स्प्रेड कम होगा। और लॉकडाउन से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, जब स्प्रेड कम होगा तो म्यूटेशन कम होगा, केसेस जब कम होंगे तो सिकनेस और डेथ कम होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो मैं तो इस ओपिनियन का हूँ कि लोग इतने डिसिप्लिन्ड हो जाएं, लोग इससे समझदार हो जाएं कि एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन हो जाए। हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप देखिए, मैं इसका एक उदाहरण दूँ। इंग्लैंड के अंदर जहाँ 50,000 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे थे,
आज इंग्लैंड के अंदर 5 या 10 पेशेंट प्रतिदिन आ रहे हैं। क्यों? वहाँ पे इतना सिग्निफिकेंट सोशल लॉकडाउन था कि एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के पास नहीं जा सकता। अगर आपसे कोई मिलने आता है तो घर में एंटर नहीं हो सकता, वो गार्डन में ही मिलेगा। अगर किसी पड़ोसी के यहाँ कोई दूसरा आ गया है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म कर देगा। तो इस तरह का सोशल डिसिप्लिन अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने की स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हमें मॉरल और अपना सेल्फ डिसिप्लिनरी लॉकडाउन करना चाहिए ताकि ये हम काफ़ी समय तक इस स्प्रेड को बचा सकें। सर, समस्या तो ये है ना कि आप लोग भी 1 साल से ये सब कर रहे हैं, मीडिया भी लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फर्स्ट इंडिया तो हर दूसरे दिन प्रोग्राम करता है कि कोरोना से डरिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन यंगस्टर्स सबसे ज्यादा लापरवाह हैं सर, और वही घर से सबसे ज्यादा निकलते हैं। तो इस वक्त जो केसेस आ रही हैं, जो केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं कि यंगस्टर्स इसमें एक सबसे लापरवाह जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और क्या जो केसेस आ रहे हैं उनमें तादाद सबसे ज्यादा युवाओं की है? आप बिल्कुल सही, आपका ऑब्जर्वेशन है। अभी जो सबसे मोबाइल में सबसे एक्टिव ग्रुप है, जो इतने सालों तक घर में रह के जिनको एक तरह की छूट मिली है, वो यंगस्टर्स हैं। कैफेटेरियाज में, बार्स में, रेस्टोरेंट में, मॉल्स में ये यंगस्टर्स हैं। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो ये यंगस्टर्स जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर मास्क का होता है वो फॉलो नहीं करते हैं। वो गले में मास्क लटका लेते हैं, वो नाक के नीचे लटकता रहता है बट नाक को कवर नहीं करता है। और ये यंगस्टर्स चूँकि इतने मोबाइल हैं, बाहर से अपने घर में भी आते हैं, तो ये पब्लिक एट लार्ज को भी एट रिस्क रखते हैं और अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को भी इफेक्ट कर सकते हैं। अब चिंता का विषय ये है कि ये जो सेकेंड वेव के कारण जो क्लिनिकल पिक्चर है वो यंगस्टर्स में बहुत भयानक है। इसमें लंग्स में ब्लड क्लॉट बहुत अधिक बन रहे हैं, पेशेंट बहुत जल्दी सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा CT स्कोर्स आ रहा है, और ये पेशेंट यंग एज पे काफ़ी क्रिटिकल हो रहे हैं और काफ़ी ऑक्सीजन डिमांडिंग पेशेंट्स हैं। अतः बच्चों में भी ये पाए जाने लगा है। तो यंग के कारण फैल भी बहुत रहा है और क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशंस भी यंग के कारण बहुत हो रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और ब्लड क्लॉट्स यंग लोगों के अंदर काफ़ी देखने को मिले हैं। ये एक सबसे बड़ा इस वेव का चैलेंज है। सर, एक और सवाल रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर। फरवरी के महीने में देश के अंदर लगभग 1000-1500 के आसपास केस थे और उस वक्त रेमडेसिविर की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब 2 लाख से ज्यादा केसेस हैं। इसकी शॉर्टेज भी महसूस हुई। मुख्यमंत्री ने भी बाकायदा प्रधानमंत्री को लिखा। क्या आपको लग रहा है कि वर्तमान स्थिति में इसकी शॉर्टेज पड़ सकती है, या जो कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बना रही है उनको बोल दिया गया है कि आप इसकी तादाद को बढ़ाइए और शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए? क्योंकि राजस्थान तो वो भी प्रदेश है जिसने पंजाब को 40,000 रेमडेसिविर के इंजेक्शन भेज दिए थे। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आजकल थोड़ी आधी अधूरी नॉलेज करके हर सिटीजन एक डॉक्टर बन गया है जी। रेमडेसिविर के लिए किसी भी तरह की कोई पैनिक की बात नहीं है। ये मैं पब्लिक को बहुत अच्छी तरह समझाना चाहूँगा। रेमडेसिविर एक अमृत नहीं है, रेमडेसिविर एक रामबाण नहीं है, और रेमडेसिविर एक अल्टीमेट दवाई नहीं है। कोविड के कारण लंग्स में 4 तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक तो निमोनिया हो जाता है, एक लंग्स में छोटे छोटे ब्लड क्लॉट बन जाते हैं, एक लंग्स हार्ड हो जाता है जिसको कि ARDS बोला जाता है, और लंग्स में एक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर मैं कोविड की हिस्ट्री के बारे में बयान करूं तो कोविड में पहले 2 हफ्ते इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वीक को हम इन्फेक्टिव फेज बोलते हैं, जब पेशेंट के अंदर वायरस ग्रो करता है। वो पहले फेज के अंदर पेशेंट को खांसी हो सकता है, बुखार हो सकता है, आजकल पेट के लक्षण भी बहुत आने लग गए हैं, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है। और ये इन्फेक्टिव फेज जब वायरस बॉडी में तेज़ी से बढ़ता है तो हमारे पास 2 से 3 तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। आइदर हमें ओरल एंटीवायरल ड्रग्स जो कि कुछ अवेलेबल है वो देना चाहिए। कभी कभी पेशेंट बहुत क्रिटिकल हो तो हम कोविड प्लाज्मा पेशेंट को दे सकते हैं पहले हफ्ते में, जिसमें एंटीबॉडीज होती है और वायरस को न्यूट्रलाइज करती है। रेमडेसिविर भी एक तरह का इंजेक्टेबल एंटीवायरस ड्रग है, उसको सिर्फ पहले 7 दिन में देने से महत्ता होती है। और अगर एटॉल इसको यूज़ भी करना है तो हमें सिर्फ पहले 7 दिन में यूज़ करना चाहिए। अगर ज़्यादा
पेशेंट क्रिटिकल हो, ज़्यादा कोई इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन हो, तो 7 से 10 दिन के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। 10 दिन के बाद रेमडेसिविर की कोई महत्ता नहीं रहती। एक तो ये बात। ठीक है। दूसरा, वायरस जो बॉडी में होता है 9 और 10 डे को ये वायरस स्वतः ही खत्म हो जाता है। सेकेंड वीक में वायरस के खत्म होने के बाद इन्फ्लेमेशन और वायरस बॉडी में कई टॉक्सिन्स बन जाते हैं जिसको साइटोकाइन स्टॉर्म बोलते हैं। अधिकतर जो कोविड में डेथ्स हो रही है, कोविड में कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, कोविड में मॉर्टेलिटी हो रही है, कोविड में पेशेंट वेंटिलेटर पे जा रहा है, वो इस इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन टॉक्सिन्स या साइटोकाइन स्टॉर्म के कारण हो रहा है। अतः जो इस साइटोकाइन स्टॉर्म के लिए ड्रग यूज़ की जाती है जिससे कि जीवन बचता है, वो है स्टेरॉइड्स, खून पतला करने की दवाई और प्रॉपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो रेमडेसिविर तो पूरे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का 1/4 भाग है। रेमडेसिविर एक अल्टीमेट चीज नहीं है। आज क्या हो गया है, हर आदमी रेमडेसिविर की बात करते हुए आता है, भले ही उसका सीटी स्कैन स्कोर लंग्स में 0 हो। वास्तव में अगर मैं आपको बताऊं, अगर पेशेंट अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन कर रहा है, 6 मिनट चलने के बाद उसका ऑक्सीजन उतना ही रहता है। 6 मिनट चलने के बाद अगर उसका ऑक्सीजन 3 से 4% कम नहीं होता है और अगर उसका सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट के ऊपर स्कोर 8 से कम है, तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन उसको सिंपल सपोर्टिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, कोई रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं है। मेरी जनमानस से आप लोगों से ये अपील होगी कि अपने डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें। रेमडेसिविर जो 4 या 5 तरह के ट्रीटमेंट है उसका एक भाग है। हर पेशेंट को रेमडेसिविर की आवश्यकता नहीं होती है। आपको मैं बताऊं, आईसीयू में जितने क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो वेंटिलेटर पे होते हैं और मोस्ट ऑफ द रिसर्च आई है जो पेशेंट वेंटिलेटर पे चला गया है या जिसको वेंटिलेटर की आवश्यकता, उसको रेमडेसिविर की आवश्यकता ही नहीं है। अतः लोग रेमडेसिविर के बारे में ज्यादा बहुत चिंतित नहीं हो। डॉक्टर्स अपना विजडम से, डॉक्टर अपनी एनालिसिस से इस चीज को एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है कि कंफ्यूजन ज्यादातर लोगों का खत्म हो गया होगा और हम इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। अंतिम अपील आपसे चाहेंगे, आप क्या करना चाहेंगे और क्या आप स्पष्ट ये कह पा रहे हैं कि सरकार को लॉकडाउन लगा देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं शुरुआत ऐसे करूंगा कि डेफिनेटली हम डिफिकल्ट दौर से गुजर रहे हैं, बट पब्लिक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करे तो हमें जो लॉकडाउन के द्वारा बेनिफिट मिलने वाला है वो ऐसे ही मिलने लग जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आप अर्ली सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज करें। अगर आपके थोड़े भी लक्षण हैं तो आप हाई इंडेक्स ऑफ कोविड का सस्पेशन रखते हुए आरटी-पीसीआर नेगेटिव होने के बाद भी अपना सीटी स्कैन करवाएं डॉक्टर्स की गाइडेंस के अंदर कि कहीं आपको कोविड इन्फेक्शन तो नहीं है। और रेमडेसिविर के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करें, बिकॉज बहुत ही क्रिटिकल और मॉडरेट पेशेंट में इसकी आवश्यकता होती है, माइल्ड पेशेंट में इसकी आवश्यकता नहीं होती है, तो वो डॉक्टर को डिसाइड करने दें। तीसरा, मैं इस ओपिनियन का हूं कि सेल्फ डिसिप्लिन इतना स्ट्रांग हो को गवर्नमेंट को लॉकडाउन लगाने की आवश्यकता ही नहीं हो। सर, ये और कह दीजिए कि ऑक्सीजन की कमी राजस्थान में नहीं होगी, डर ये भी है। हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं फॉलो कर रहे। मैं इतना ही कह सकता हूं कि पूरे कंट्री में राजस्थान ही एक ऐसा प्रदेश है जहां हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रॉबस्ट है कि आप देखिए इतने बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं बट सारे पेशेंट्स अटेंड हो रहे हैं। हमारा ऑक्सीजन सपोर्ट पूरा है, आगे भी पेशेंट्स को हम देने में सक्षम हैं। हमारा टर्नओवर बहुत अच्छा है। मैं नहीं सोचता कि हमारे जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑक्सीजन सपोर्ट, मेडिसिन, वेंटिलेटरी सपोर्ट, मेडिकल टीम फुली तैयार है। बट एक चीज बता दूं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ पेशेंट्स को ट्रीट करने में सक्षम है जो पूर्ण रूप से विकसित है, बट नंबर को कम करने के लिए आपकी भागीदारी और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की आवश्यकता है। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकालने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए और वर्तमान स्थिति को बताने के लिए कि राजस्थान की स्थिति क्या है और हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कितना ट्रीट करने के लिए मजबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।